नमस्कार बच्चों, जय हिंद बच्चों। जैसा आप सब लोग जानते हो कि हम यूपी पुलिस के री एग्जाम के लिए एक शानदार, दमदार और जानदार पट्ट सेट लेकर आपके सामने आते हैं और हम फिर एक बार आपके सामने हाजिर हैं। और बच्चों, मुझे आशा है और उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी और आप शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और मस्त होंगे। बच्चों, आप सब लोगों को पता है कि यूपी पुलिस री एग्जाम की डेट भी घोषित हो गई है और आप लोगों के पास अब समय बिल्कुल भी नहीं है और आप लोग अपनी तैयारी जो जैसी चल रही थी पहले से, आप उसे और थोड़ा सा उसमें और मेहनत करें और समय दें, जिससे कि आप लोगों का सिलेक्शन निश्चित हो सके और आप अपने माँ बाप और अपने सपनों को साकार कर सको। तो बच्चों, हम लोग देखते हैं। आओ, आज के प्रैक्टिस सेट हमारा अगर बात की जाए तो 11वां प्रैक्टिस सेट है। कौन सा है? 11वां प्रैक्टिस सेट। और हम इससे पहले 10 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। यूपी पुलिस री एग्जाम के जीएस के जीके प्रैक्टिस सेट है बच्चों, और ये बहुत शानदार और जबरदस्त है। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो देखें और आज का प्रैक्टिस सेट आप पूरा देखें। उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्वेश्चन ऐसे ही आने हैं और यहाँ से 100% आने की संभावना है। तो हम लोग देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यदि बात की जाए तो पहला क्वेश्चन है आपका जीएसटी। जीएसटी को किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? तो कहने का मतलब यह पूछा गया कि जीएसटी था, उसे किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में सम्मिलित किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट है आपके सामने 101वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सेकंड 102वां संविधान संशोधन, ऑप्शन थर्ड है 103वां संविधान संशोधन और ऑप्शन फोर है 105वां संविधान संशोधन। तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को सम्मिलित किया गया था। मैं आपको बता दूं, जीएसटी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जीएसटी इसकी फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्लियर है ना? तो इसकी हिंदी में होती है, गुड्स माने होती है वस्तु और सेवा कर, वस्तु और सेवा कर या सेवाएं कर। ये ऐसे पूछ लेता है, कभी कभी पूछ लेता है कि जीएसटी का हिंदी रूप क्या है या फुल फॉर्म क्या है। अब अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, जो जीएसटी था, इसको जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2017 के तहत शामिल किया गया था और इसके तहत एक आर्टिकल जोड़ा गया था, अनुच्छेद या आर्टिकल जोड़ा गया था और वो आर्टिकल था 279 फर्स्ट या ए जोड़ा गया था। इसमें जीएसटी के बारे में बताया गया था। और मैं आपको जानकारी दे दूं, जो जीएसटी है वो एक अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसा है? अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। क्लियर है ना? दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि जीएसटी को अपनाने वाला सबसे पहला देश विश्व में, जीएसटी को अपनाने वाला प्रथम देश था विश्व में। कौन था? प्रथम देश था आपका फ्रांस। कौन था? फ्रांस। क्लियर है ना? और यदि बात की जाए भारत में जीएसटी को अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो प्रथम राज्य था आपका असम। कौन था? प्रथम राज्य था आपका असम। याद रखना। और अगर बात की जाए और जो अंतिम राज्य जिसने जीएसटी को अपनाया, अंतिम राज्य है आपका जम्मू कश्मीर, J&K या जम्मू कश्मीर। तो याद रखना, ये आपका जीएसटी से संबंधित है और मैं आपसे कह रहा हूं कि जीएसटी का अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो यहां से बाहर नहीं आएगा और संभावना रहती है कि जीएसटी पूछा जाए। जीएसटी 101वां संविधान संशोधन है, मैंने आपको बताया। और इसके तहत कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया था? 279। एक और है जीएसटी परिषद। पूछ लिया जाता है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा वित्त मंत्री होता है। जो भी वित्त मंत्री होगा वो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होगा। अब हो सकता है वो वित्त मंत्री की जगह नाम दे दे निर्मला सीतारमण, कि वर्तमान में जीएसटी परिषद का कौन अध्यक्ष है? तो वित्त मंत्री होता है, तो वित्त मंत्री
या आप लोग वित्त मंत्री का नाम लिख सकते हो, या यहां लिख देता हूं मैं नाम को, निर्मला सीतारमण, या निर्मला सीतारमण। क्लियर है ना? निर्मला सीतारमण है हमारी इस समय वित्त मंत्री। कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है, और वो इस समय जीएसटी काउंसिल की प्रेसिडेंट है। क्लियर है ना? अब अगर बात की जाए तो आपके सामने जैसे 102वां संविधान संशोधन, 103, 105, ये बहुत इंपोर्टेंट है, इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, इस क्वेश्चन से पहले हम उसकी चर्चा करते हैं। जो आपका 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो मैं यहां बता देता हूं। 102वां संविधान संशोधन, 102वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है, ये 2018 में आया। कब आया? 2018 में आया। और इसके तहत क्या किया गया था कि जो आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। क्या दिया गया था? संवैधानिक दर्जा दिया गया था। क्लियर है ना? उसके अलावा यदि बात की जाए तो 103वां संविधान संशोधन है, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है, ये जरूर पूछा जाएगा। आप याद रखना इस बात को कि ये इतना महत्वपूर्ण है। आप लोग लास्ट तक मेरे प्रैक्टिस सेट तक बने रहिए और आप देखिए कि आपकी तैयारी कैसी है, ये भी आपको मालूम पड़ जाएगा, और मेरा प्रैक्टिस सेट दूसरे लोगों से कैसे भिन्न है, ये भी मालूम पड़ जाएगा। और यह भी आपको मालूम पड़ जाएगा कि यहां से क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना या और जगह से आने की ज्यादा संभावना। मैं बच्चों आपको ये बता रहा हूं कि आप लोग एक बार यहां बने रहें, कंटिन्यूटी देखें, मेरे पहले 10 प्रैक्टिस सेट देखें, ये देखें, और आप लोग सबसे अलग अपने आप को पाओगे। और मैं ये फिर कह रहा हूं कि आपका सिलेक्शन 100% होगा, लेकिन आप लोगों को ये मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब अगर बात की जाए तो ये क्वेश्चन 102वां, 3वां, 106 संविधान संशोधन हुए, वो पूछे जाते हैं। तो 103वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है, ये 2019 में हुआ, और ये किससे संबंधित है? ईडब्ल्यूएस। किससे? ईडब्ल्यूएस से संबंधित, आप सब लोगों को पता है, पूछा जाता है। और 104वां संविधान संशोधन हुआ, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ, तो ये 2020 में हुआ। और ये मैं आपको बता दूं किससे संबंधित है? एंग्लो इंडियन से संबंधित है। किससे? एंग्लो इंडियन से संबंधित है। एंग्लो इंडियन पहले अनुच्छेद 331 में होते थे, 331 में होते थे, और ये लोकसभा में चुने जाते थे। 2 लोकसभा में मनोनीत होते थे, जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता था। कितने होते थे? 2 होते थे लोकसभा में। आपको पता होगा 550 प्लस 2, लेकिन अब ये खत्म कर दिया गया। किसके तहत? 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के तहत खत्म कर दिया गया। अगर बात की जाए तो 105वां संविधान संशोधन, 105वां संविधान संशोधन अधिनियम की यदि बात की जाए तो ये आपका था 2021 में। कब था? 2021 में। और इसकी खासियत यह थी कि यह आपके जो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से, शैक्षणिक व सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को राष्ट्रपति अधिसूचित कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति अधिसूचित कर सकता है। क्लियर है ना? राष्ट्रपति अधिसूचित कर सकता है, अधिसूचित कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण है जो आपका वर्तमान में 106वां, कौन सा है? 106वां है, और वो आपके एग्जाम में 100% आएगा। देखो 106वां कौन सा है? 106वां है आपका 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये 2023 का है, 2023 का है। और इसमें क्या है? यह लोकसभा प्लस राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण। कितना? 33% आरक्षण की बात जो कही गई है,
वो किसमें कही गई है? 106वें संविधान संशोधन अधिनियम में की गई है। और इसी अधिनियम को नारी वंदन अधिनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नारी वंदन अधिनियम भी कहा जाता है। क्लियर है ना? नारी वंदन अधिनियम भी कहा जाता है। और याद रखना, ये जो 33% है ये 2029 से लागू होगा, 2029 से लागू होगा। क्लियर है ना? याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कोई भी मिस नहीं होना चाहिए, कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। आपको मैंने सारे अनुच्छेद बता दिए 101 से लेकर और 106 तक। याद रखना, ये बहुत इंपोर्टेंट है। अब अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन का 100वां सदस्य देश कौन बना है? ये करेंट्स भी काफी इंपोर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन का 100वां सदस्य देश कौन सा बना है? ऑप्शन फर्स्ट है आपके सामने पराग्वे, ऑप्शन सेकंड है स्पेन, ऑप्शन थर्ड है मैक्सिको और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है पराग्वे। कौन सा है? पराग्वे। मैं आपको बता दूं महत्वपूर्ण बात, अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन की स्थापना 2015 में हुई थी और ये फ्रांस और भारत ने की थी। किसने? फ्रांस के सहयोग से, या फ्रांस व भारत ने की थी। क्लियर है ना? इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर की बात की जाए, हेडक्वार्टर या इसका जो मुख्यालय है वो भारत के गुरुग्राम, किसमें है? गुरुग्राम, हरियाणा में पड़ता है, इसे गुड़गांव कहा जाता है, गुरुग्राम में है, याद रखना। और इसका सौर ऊर्जा गठबंधन का जो 99वां सदस्य था, 99वां जो सदस्य देश था वो स्पेन था। कौन था? स्पेन था। और 100वां जो सदस्य देश है वो कौन बना है? 100वां वो बना है आपका पराग्वे। क्लियर है ना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? ऑप्शन फर्स्ट है 29, ऑप्शन सेकंड है 18 और ऑप्शन थर्ड 25 और ऑप्शन 4 28। बच्चों याद रखना, इस बार आपको अपना सिलेक्शन 100% लेना है और एक ही दिमाग में बैठा लीजिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारे भी हारने का प्रयास सोचा कि ये लोग हारेंगे, देखेंगे, और हम लोग लगे रहे और आप सब लोगों का प्यार मिलता रहे। ऐसे आप ठान लीजिए कि हारने वाले आपको हारता हुआ देखने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं और वो इच्छा और वो उत्सुक है यह बात जानने के लिए कि आप कब हारोगे। लेकिन बच्चों, हारना नहीं है। क्लियर है ना? और आपको सिलेक्शन लेके इस बार दिखाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे अपने माँ बाप की खातिर या अपनी खातिर, जो भी है आपका सबसे प्यारा उसकी खातिर, याद रखना। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 18 हैं। मैं आपको बता दूं कि 12वीं अनुसूची जो है इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत ही जोड़ा गया था। क्लियर है ना? और यह किससे संबंधित है? जो 12वीं अनुसूची है यह नगर पालिकाओं से संबंधित है। क्लियर है ना? किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से संबंधित है। क्लियर है ना? किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से संबंधित है। याद रखना, अगर बात की जाए तो संविधान के निर्माण के समय, संविधान के निर्माण के समय अनुसूचियों की संख्या 8 थी। कितनी थी? 8 थी। लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। क्लियर है ना? याद रखना, 8 जोड़ी गई थी जब उस समय, तो 8वीं जो अनुसूची थी वो भाषाओं से संबंधित थी, फिर 9वीं जोड़ी गई जो भूमि सुधार से। और मैं आपको बता दूं यहां थोड़ा सा और, जो फिर 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची जो आपकी भूमि सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो आपकी दल बदल से संबंधित है,
दल बदल से संबंधित है। और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जो आपकी किससे संबंधित है, जो आपकी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। क्लियर है ना, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। क्लियर है ना, तो याद रखना वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूची हैं। क्लियर है ना, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है। पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व किसे कहते हैं? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व मतलब पृथ्वी सुरक्षित किस प्राकृतिक घटना के कारण रहती है, यह पूछा गया इस क्वेश्चन में। ऑप्शन फर्स्ट है भूकंप, ऑप्शन सेकंड है ज्वालामुखी, ऑप्शन थर्ड है चक्रवात और ऑप्शन फोर है सुनामी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है, ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। बच्चों आपको मेरी क्लास कैसी लग रही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, इसे लाइक करें और शेयर करें। बच्चों वैसे मैं ज्यादा कहता नहीं, आप सबको पता है जो लोग कंटिन्यूटी देखते हैं मेरी क्लास, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा और हौसला मिलता है आप लोग जब मुझे सपोर्ट करते हो। तो बच्चों पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी को। मैं आपको बता दूं, ये ज्वालामुखी की बात की जाए तो ज्वालामुखी एक ऐसा छिद्र या पाइप होता है जिससे मैग्मा लावा निकलता रहता है। क्लियर है ना, इसमें मैं आपको बता दूं ये एक छिद्र होता है जिसे वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेंट कहते हैं। और इसका जो ऊपर का हिस्सा होता है इसे क्रिएटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिएटर कहा जाता है। पूछा जाता है कि ज्वालामुखी का जो छिद्र या पाइप है उसे वेंट कहते हैं और इसके सहारे ये लावा निकलता रहता है। जब तक ये इसके अंदर होता है, जब तक ये अंदर होता है इसको मैग्मा कहते हैं। और जब यह मैग्मा ही जब बाहर निकल के आ जाता है तो इसे हम लोग लावा कहते हैं। क्लियर है ना, क्या कहते हैं? लावा। तो मेरा कहने का मतलब है इसे सुरक्षा वाल्व क्यों कहते हैं कि पृथ्वी के अंदर जो भी मैग्मा बनता रहता है यदि वो बाहर नहीं निकलेगा तो पृथ्वी के अंदर ब्लास्ट होते रहेंगे, तो ये बाहर निकलता रहता है, इससे पृथ्वी सुरक्षित रहती है। अब यहां से संबंध कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ये मैंने बता दिया क्रिएटर कहते हैं इसके ऊपरी भाग को, इस पाइप को कहते हैं वेंट, और जब तक ये चिपचिपा और ये तरल पदार्थ है जब तक पृथ्वी के अंदर है उसे मैग्मा कहते हैं, और जैसे पृथ्वी से बाहर आ जाता है इसे लावा कहते हैं। अब इस ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान बहुत सारी गैसें निकलती हैं, जिसमें पूछा जाता है कि सबसे अधिक निकलने वाली गैस कौन सी है? सबसे अधिक निकलने वाली गैस कौन सी है? तो याद रखना ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान सबसे अधिक निकलने वाली जो गैस है वो है आपकी पहले नंबर पर है आपकी जलवाष्प। कौन सी है? जलवाष्प है पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पर आपकी CO2। क्लियर है ना। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब ज्वालामुखी प्रक्रिया निकलती है तो जो ये लावा निकलता है इसका टेम्परेचर यदि बात की जाए तो इसका टेम्परेचर 1100 से लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 1100 से लेकर 1300 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखना। इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहते हैं। क्लियर है ना। ज्वालामुखी की बात की जाए तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार? उद्गार के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, एक कौन से होते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी, और एक होते हैं आपके सुषुप्त ज्वालामुखी, और तीसरे होते हैं आपके मृत या शांत ज्वालामुखी। क्लियर है ना, मृत या शांत ज्वालामुखी। यदि बात की जाए तो सक्रिय ज्वालामुखी का कुछ उदाहरण है, जैसे कोटापैक्सी जो है वह सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, और यह सबसे ऊंचा है। कैसा है? यह सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी में सबसे ऊंचाई पर है। तो याद रखना ये कोटापैक्सी है जो इक्वेडोर में स्थित है। किस देश में है? इक्वेडोर में स्थित है। भारत में 2 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, भारत में एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है बैरन। क्लियर है ना, बैरन सक्रिय ज्वालामुखी, और यह आपके अंडमान निकोबार में पड़ता है। कहां पर है? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। क्लियर है ना। भारत में ज्वालामुखी 2 हैं, एक है बैरन, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है? ये सक्रिय ज्वालामुखी है। जबकि दूसरा है नारकोंडम। दूसरा कौन सा है? नारकोंडम है, और वो कैसा है? सुषुप्त है। कैसा है? नारकोंडम जो ज्वालामुखी है भारत में ही है नारकोंडम, ये सुषुप्त है और ये भी अंडमान एंड निकोबार में ही है। क्लियर है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। बच्चों अगर और बहुत ज्यादा बताया जाएगा तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि कुछ चीजें अगले प्रैक्टिस सेट में, ये सब हम क्लास का ही शेड्यूल रहता है कि कुछ चीजें इस क्लास में, कुछ अगली क्लास में। तो बच्चों आपको मेरा प्रैक्टिस सेट लास्ट तक बने रहना, और आप देख सकते हो कि इसमें कितनी दम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
वर्तमान में भारत में कितने रामसर साइट्स हैं? ऑप्शन फर्स्ट है 80, ऑप्शन सेकंड है 75, ऑप्शन थर्ड है 82 और ऑप्शन फोर है 85। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है 82। वर्तमान में कितनी रामसर साइट है? 82 है। मैं आपको बता दूं रामसर रामसर कन्वेंशन हुआ था, रामसर कन्वेंशन हुआ था और ये 1971 में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो रामसर एक ईरान का शहर है। कहाँ? ईरान का शहर है और रामसर कन्वेंशन ही हुआ था। रामसर जो कन्वेंशन था इसका यह काम था कि ऐसी आर्द्र भूमियां जो आर्द्र भूमियों को, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की आर्द्र भूमि है, उनके बारे में विचार विमर्श और उनको संरक्षित कैसे करना है, इस बात पर यहाँ चर्चा हुई थी। ऐसे ही यह सभी देशों की जो रामसर साइट है या आर्द्र भूमि, उनको इसमें सम्मिलित किया जाता है। वर्तमान में भारत की जो रामसर साइट है वो कितनी हो गई हैं? 82 हो गई हैं। पहले 80 थी, 80 प्लस 2 की यदि बात की जाए तो कौन कौन सी हैं? एक है आपकी नागी पक्षी विहार, एक कौन सी है? आपकी नागी पक्षी विहार है और एक है नकटी। एक कौन सी है? नागी पक्षी विहार, नागी पक्षी विहार, और दूसरी है आपकी नगटी पक्षी विहार, नगटी पक्षी विहार। और याद रखना दोनों ही जो हैं वो किस राज्य की हैं? दोनों ही बिहार की भी हैं, दोनों ही बिहार राज्य की हैं। पूछा जाएगा कि नागी पक्षी विहार और नगटी पक्षी विहार किस राज्य में? तो बिहार में। दूसरी बात यह है कि भारत ने इस रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कब किए थे? हस्ताक्षर जो किए थे वो 1982 में किए थे। कब किए थे? 1982 में किए थे। मतलब कहने का यह है कि भारत रामसर साइट में 1982 में सम्मिलित हुआ था और वर्तमान में भारत में 82 रामसर साइट हैं। 82वीं कौन कौन सी है? नागी और नकटी है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो रामसर साइट पर हस्ताक्षर तो ये हो गए, अब सबसे अधिक रामसर साइट किस देश में? सबसे अधिक रामसर साइट, सबसे अधिक रामसर साइट हैं आपकी यूके में। किसमें है? यूके में, और 175 है। याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर 82। और आपको कुछ नहीं करना है। तो रामसर कन्वेंशन कब हुआ? 1971 में। भारत ने कब इस पर हस्ताक्षर किए और दो कौन कौन सी अभी सम्मिलित की गई है? नागी और नकटी। बच्चों मेरी क्लास आपको पसंद आ रही है, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें, कुछ और बच्चों का भी भला हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शक्ति स्थल किस महान व्यक्ति से संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट है महात्मा गांधी, ऑप्शन सेकंड है इंदिरा गांधी, ऑप्शन थर्ड है राजीव गांधी और ऑप्शन फोर इनमें से कोई नहीं। शक्ति स्थल ये समाधि स्थल है और इसमें से पूछा गया है कि किस महान शख्सियत का ये समाधि स्थल है। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है, ये इंदिरा गांधी का ही समाधि स्थल है, शक्ति स्थल। अब अगर बात की जाए तो महात्मा गांधी का है राजघाट। कौन सा है? राजघाट, ये भी दिल्ली में ही, ये भी दिल्ली में ही। राजीव गांधी की बात की जाए तो इनका है वीरभूमि, वीरभूमि। कुछ और लोगों का भी है, जैसे मैं आपको बता दूं किसान घाट, किसान घाट है तो आपका चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री हैं, ये उत्तर प्रदेश के सीएम भी रहे और ये भारत रत्न भी इन्हें मिल चुका है। उसके अलावा यदि बात की जाए तो किसान घाट हो गया आपका, राजघाट हो गया, वीर घाट हो गया, विजय घाट की बात की जाए तो ये लाल बहादुर शास्त्री का है, लाल बहादुर शास्त्री का है। क्लियर है ना? अगर बात की जाए तो समता स्थल ये जगजीवन राव जी के हैं, जगजीवन राव का है, जगजीवन राव का है। क्लियर है ना? और एकता स्थल की बात की जाए, एकता स्थल ये आपका जो एकता स्थल है ये ज्ञानी जैल सिंह का है। क्लियर है ना? ज्ञानी जैल सिंह का है। तो याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड, शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? तो वो इंदिरा गांधी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठकें होना अनिवार्य है? ऑप्शन फर्स्ट है 2, ऑप्शन सेकंड है 4, ऑप्शन थर्ड है 6 और ऑप्शन फोर है 12। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है।
एक वर्ष में संसद की कम से कम 2 बैठकें होना अनिवार्य है। कहने का मतलब यह है कि 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता है। कितना नहीं हो सकता? एक वर्ष में 2 होनी चाहिए कम से कम, ज्यादा हो सकती है कोई विषय नहीं है, लेकिन याद रखना कि एक वर्ष में 2 मतलब एक बैठक के मध्य 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अब अगर बात की जाए संसद व्यवस्था की तो थोड़ा सा देख लेते हैं। संसदीय व्यवस्था की बात की जाए तो संसद आप सब लोग जानते हो, लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। क्लियर है ना? राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। संसद की बात की जाए तो अनुच्छेद 79 संसद से संबंधित है। राज्यसभा की बात की जाए तो अनुच्छेद 80 और इधर बात की जाए तो लोकसभा में अनुच्छेद 81 और राष्ट्रपति की बात की जाए तो अनुच्छेद 52। अब अगर बात की जाए तो लोकसभा निम्न सदन है। कैसा सदन है ये? निम्न सदन है, अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष, 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। कितना? 5 वर्ष। अधिकतम सदस्यों की बात की जाए तो अधिकतम सदस्य जो हो सकते हैं अब 550 हो सकते हैं, क्योंकि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया। वर्तमान में यदि बात की जाए, वर्तमान में जो सदस्य हैं, वर्तमान में जो सदस्य हैं वो 243 हैं। कितने हैं? 243 हैं। और उसके अलावा यदि बात की जाए तो वर्तमान में 18वीं लोकसभा का गठन हुआ है। किसका? वर्तमान में 18वीं लोकसभा का गठन हुआ है। उसके अलावा यदि बात की जाए, उसके अलावा यदि बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो आपके कौन हैं? ओम बिरला हैं। क्लियर है ना? ओम बिरला हैं। और अगर बात की जाए तो प्रोटेम स्पीकर जो हैं वो प्रोटेम स्पीकर जो बनाए गए हैं 18वीं लोकसभा के, तो वो हैं आपके भर्तृहरि मेहताब। कौन है? भर्तृहरि मेहताब। भर्तृहरि मेहताब इसके प्रोटेम स्पीकर हैं। राज्यसभा की बात की जाए तो स्थायी सदन, स्थायी सदन या उच्च सदन, या उच्च सदन। इसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष। न्यूनतम उम्र कितनी? 30 वर्ष। और इसका कार्यकाल 6 वर्ष। कार्यकाल 6 वर्ष। अधिकतम सदस्य, अधिकतम सदस्य, अधिकतम सदस्य 250, 250 में भी 238 प्लस 12 कला, खेल, विज्ञान आदि में ख्याति प्राप्त होते हैं। और इन 12 को कौन मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति। इनको कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति इनको मनोनीत करता है। क्लियर है ना? अब अगर बात की जाए तो राज्यसभा का जो सभापति होता है, सभापति होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। क्लियर है ना? याद रखना बच्चों, ये क्लास मिस नहीं करनी है, मेरा कोई भी प्रतिशत मिस नहीं करना है, और आपको ये सिलेक्शन लेना है तो ये बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम ऑप्शन फर्स्ट सिद्धार्थ, ऑप्शन सेकंड वर्धमान, ऑप्शन थर्ड राहुल और ऑप्शन फोर शुद्धोदन। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्तमान था। ये जैन धर्म से संबंधित है। अब अगर बात की जाए महावीर स्वामी का जन्म, महावीर स्वामी का जन्म 599 बीसी में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। क्लियर है ना? अब अगर इनकी बात की जाए तो इनकी जो मृत्यु है वो 72 वर्ष की आयु में, मतलब 527 बीसी में मल्ल की राजधानी, मल्ल गणराज था उसकी राजधानी पावापुरी में हो गई। उसके अलावा इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला था। इनकी यदि बात की जाए तो पत्नी का नाम यशोदा था। क्या था? यशोदा। और पता है आपको गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। याद रखना, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा। और अगर बात की जाए इनकी पुत्री थी अनोन्या, या प्रियदर्शनी कहा जाता है, प्रियदर्शनी लिख लो, अनोन्या प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी। इनकी
पुत्री का नाम था। और याद रखना, महावीर स्वामी की यदि बात की जाए तो इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था। 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था, गृह त्याग दिया था। और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो वो मैं आपको बता दूं, ऋजुपालिका नदी, ऋजुपालिका नदी थी। कौन सी? ऋजुपालिका नदी, जरहम्बिक ग्राम, जरहम्बिक ग्राम था, जरहम्बिक ग्राम था। और पेड़ था या वृक्ष था, या पेड़ था या वृक्ष था, वो साल का था। किसका था? पेड़ या वृक्ष था, वो वृक्ष था, वो किसका था? साल का था। क्लियर है ना? जब इन्हें पूरी तरह ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये केवल्य कहलाए। क्या कहलाए? केवल, जिन, जिन, अरहर्त, बहुत सारी चीजें ये कहलाए थे। क्लियर है ना? क्या क्या, इतना समय नहीं है तो याद रखना ये महावीर स्वामी। हाँ, एक चीज और इंपोर्टेंट है कि जो पांचवा महाव्रत था, पांचवा महाव्रत था, पांचवा महाव्रत या अड़ुव्रत, पांचवा जो महाव्रत था वो था ब्रह्मचर्य। कौन था? ब्रह्मचर्य था। और इसे महावीर स्वामी ने ही जोड़ा था। क्लियर है ना? चार तो जो इनसे पहले जो जैन धर्म के जो अनुयायी थे, 23वें जो अनुयायी थे, उन्होंने जो पार्श्वनाथ थे उन्होंने 4 जोड़े थे। और पांचवा था, पांचवा महाव्रत जो ब्रह्मचर्य था वो किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने। क्लियर है ना? और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर या संस्थापक, जैन धर्म के जो संस्थापक थे, जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो कौन है? ऋषभ देव हैं। कौन है? ऋषभ देव हैं, या इन्हीं को आदिनाथ कहते हैं, या इन्हीं को आदिनाथ कहते हैं। क्लियर है ना? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन फर्स्ट है 1931, ऑप्शन सेकंड 1930, ऑप्शन थर्ड 1924 और ऑप्शन 4 1920। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। मैं आपको बता दूं, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। और इस समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते को ही दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। इसी गांधी इरविन समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ था। क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ था। क्लियर है ना? आपको पता हो तो ये 1930 में प्रारंभ हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ हुआ था। और ये कहां से प्रारंभ हुआ था? गुजरात के अहमदाबाद से। गुजरात के अहमदाबाद से यह प्रारंभ हुआ था। और इसमें नमक तोड़ने के लिए यह चला गया था। तो इसे हम लोग नमक कानून तोड़ो आंदोलन भी कहते हैं। नमक कानून तोड़ो आंदोलन भी कहते हैं। क्लियर है ना? नमक कानून तोड़ो आंदोलन भी इसे हम लोग कहते हैं। क्लियर है ना? और ये कहां पर जाके तोड़ा था? तो दांडी, इसे दांडी यात्रा के नाम से, दांडी एक जगह थी गुजरात में, वहां जाकर महात्मा गांधी ने एक मुट्ठी भर के नमक कानून का उल्लंघन किया था। क्लियर है ना? तो दांडी पर प्रारंभ कहां से हुआ था? अहमदाबाद से। ये बात की जाए तो गांधी जी का जो प्रथम सत्याग्रह था, गांधी जी का जो प्रथम सत्याग्रह था वो था चंपारण। कौन सा था? चंपारण था। और ये 1917 में प्रारंभ हुआ था। और ये 3 गठिया पद्धति के विरुद्ध था। किसके? 3 गठिया पद्धति के विरुद्ध था। 3 गठिया पद्धति का मतलब यह था कि 20 विश्वा में से 20 विश्वा में से 3 विश्वा नील की खेती करना अनिवार्य था। नील की खेती करना अनिवार्य था। नील की खेती करना अनिवार्य था। क्लियर है ना? याद रखना, 3 विश्वा क्या खेती करना अनिवार्य था? नील की खेती। और नील की खेती क्या कर देती थी? फसल को, मतलब जो भूमि होती थी, जो उपजाऊ भूमि होती थी, उसको बंजर बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहता था। इसलिए किसान परेशान थे। और किसान परेशान थे तो रामचंद्र शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया और गांधी ने प्रारंभ किया था। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन फर्स्ट 1973, ऑप्शन सेकंड 1975, ऑप्शन थर्ड 1962 और ऑप्शन 4 1980। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है। 1962 में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी। उसके अलावा और मैं बता दूं कुछ और संगीत संस्थान है, जैसे पूछा जाता है भातखंडे,
भातखंडे संगीत संस्थान, भातखंडे संगीत संस्थान, याद रखना इसकी स्थापना 1926 में हुई थी, 1926 में हुई और ये लखनऊ में, कहां पर है? लखनऊ में। हाँ, ये भी जो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक, ये भी लखनऊ में, ये भी लखनऊ में। बहुत पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की, नाटक या नाट्य होता है, नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 1962 में हुई और ये कहां पर है? लखनऊ में। भातखंडे संगीत संस्थान 1926 में लखनऊ में, और इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा, डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो दर्जा दिया गया वो इसे 2000 में दिया गया था। क्लियर है ना, पूछा जाता है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश हो गया, उसके अलावा एक है आपका उत्तर प्रदेश हो गया, एक है आपका राज्य कला अकादमी। राज्य कला अकादमी की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1963 में हुई और ये भी लखनऊ में, ये भी कहां पर है? लखनऊ में है। क्लियर है ना। अब उसके अलावा यदि बात की जाए तो याद रखना इस बात को कि एक और महत्वपूर्ण है, जैसे भारतेंदु नाटक अकादमी, भारतेंदु नाटक अकादमी, तो ये 1975 और ये भी कहां पर है? लखनऊ में। क्लियर है ना। एक और राष्ट्रीय कथक संस्थान की बात की जाए तो ये 1988 या 89 में इसकी स्थापना हुई और ये भी लखनऊ में। क्लियर है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? 1962 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट है सिक्किम, ऑप्शन सेकंड है लद्दाख, ऑप्शन थर्ड है जम्मू कश्मीर और ऑप्शन फोर है हिमाचल प्रदेश। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। बच्चों ये क्लास कैसी लग रही है मुझे आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और बच्चों लास्ट तक बने रहें, आप लोग देखोगे कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत बेहतरीन और शानदार हैं। अब अगर बात की जाए तो ये सिक्किम नाथुला दर्रा हो गया, और लद्दाख में यदि दर्रों की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं जोजिला दर्रा, खारदुंगला दर्रा, ये आपके लद्दाख में है। जम्मू कश्मीर की यदि बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में है आपका बनिहाल दर्रा। उसके अलावा यदि बात की जाए तो बुर्जिल दर्रा, ये कहां पर है? ये आपके जम्मू कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश की यदि बात की जाए तो बड़ा लाचा दर्रा। उसके अलावा यदि बात की जाए बड़ा लाचा दर्रा, उसके अलावा यदि बात की जाए तो सिपकीला दर्रा, रोहतांग दर्रा, ये कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो आपके विभिन्न राज्यों में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, नाथुला दर्रा सिक्किम में। एक नाथुला और अगर पूछा जाए, सिक्किम में एक जेलेपला दर्रा और है। कौन सा है? जेलेपला दर्रा भी किसमें है? सिक्किम में। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बंडेर घाट बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट है कर्नाटक, ऑप्शन सेकंड है मध्य प्रदेश, ऑप्शन थर्ड है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन फोर है तमिलनाडु। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, बंडेर घाट बायोस्फीयर रिजर्व। ये बहुत चर्चा में रहा, करंट का भी है और आपका स्टैटिक जीके का भी पार्ट है, तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में। तो कर्नाटक में बंडेर घाट बायोस्फीयर रिजर्व है। कर्नाटक में और हैं जैसे बांदीपुर बायोस्फीयर रिजर्व, उसके अलावा नागरहोल बायोस्फीयर रिजर्व, ये दोनों कर्नाटक में। एमपी की बात की जाए तो सबसे अधिक नेशनल पार्क वाला राज्य, सबसे अधिक नेशनल पार्क वाला राज्य एमपी। क्लियर है ना। कुछ महत्वपूर्ण यदि बात की जाए तो एमपी के जैसे संजय नेशनल पार्क, उसके अलावा यदि बात की जाए तो पेंच नेशनल पार्क, उसके अलावा यदि बात की जाए तो सतपुड़ा, उसके अलावा पन्ना, ये सब एमपी के बायोस्फीयर रिजर्व हैं। और याद रखना सबसे अधिक उत्तर प्रदेश की यदि बात की जाए तो एक बहुत महत्वपूर्ण है जो है दुधवा नेशनल पार्क। कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क है और ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में। कहां पर है?
उत्तर प्रदेश के, नहीं सॉरी, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है। क्लियर है ना, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में, लखीमपुर खीरी में है। और यह जो है यह भारत व नेपाल, भारत व नेपाल की सीमा पर, भारत व नेपाल की सीमा पर है। क्लियर है ना, कौन सा, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में एक ही है। और इसे आप याद कर सकते हो दूध से, दूध में भी अग्रणी राज्य कौन सा आपका, उत्तर प्रदेश है, तो इसी प्रकार इसे याद कर सकते हो, भारत नेपाल की सीमा पर है। तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु में है, जैसे है आपका अन्नामलाई, अन्नामलाई बायोस्फीयर रिजर्व, अन्नामलाई, उसके अलावा गंडी, गंडी नेशनल पार्क, गंडी नेशनल पार्क है। ये कुछ महत्वपूर्ण है जो आपके तमिलनाडु में भी, तो याद रखना सबसे अधिक जो आपके सबसे अधिक क्या जो नेशनल पार्क हैं वो किस राज्य में सबसे अधिक, तो सबसे अधिक नेशनल पार्क हैं आपके एमपी में है। और सबसे कम बात की जाए, सबसे कम नेशनल पार्क वाला राज्य, सबसे कम नेशनल पार्क वाला राज्य है आपका, पार्क वाला राज्य है आपका पंजाब। क्लियर है ना, पंजाब में कोई नहीं है, सबसे कम क्या, पंजाब। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अग्निवलय किस महासागर में पाई जाती हैं? ऑप्शन फर्स्ट है प्रशांत महासागर, ऑप्शन सेकंड है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन थर्ड है हिंद महासागर, और ऑप्शन फोर है आर्कटिक सागर। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, प्रशांत महासागर में अग्निवलय पाई जाती हैं। मैं आपको बता दूं अग्निवलय कुछ और नहीं है बल्कि जहां पर ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, उस क्षेत्र को अग्निवलय कहा जाता है। और सबसे अधिक जो ज्वालामुखी उद्गार होते हैं वो आपको पता होगा प्रशांत क्षेत्र पेटी में होते हैं। किसमें, प्रशांतीय पेटी में सबसे अधिक ज्वालामुखी आते हैं। इसलिए वहां पर जब ज्वालामुखी निकलते रहते हैं तो वहां पर अग्निवलय दिखाई देती है, एक सर्किल राउंड में अग्नि सी दिखाई देती है, क्योंकि वहां पर सक्रिय ज्वालामुखी इतने हैं कि एक सर्किल बना लेते हैं। तो उसको हम लोग कह देते हैं, क्या कह देते हैं, अग्निवलय। क्या कह देते हैं, अग्निवलय कह देते हैं, या इसको रिंग ऑफ फायर भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, रिंग ऑफ फायर भी कह देते हैं, याद रखना। तो ये किस महासागर में है, तो ये प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा महासागर है। क्लियर है ना, सबसे बड़ा महासागर है। उसके अलावा यदि बात की जाए तो सबसे गहरा गर्त, सबसे गहरा गर्त, सबसे गहरा गर्त जो है मैरियाना गर्त। कौन सा, मैरियाना गर्त है, मैरियाना गर्त है जो 11,033 मीटर है। और ये किसमें है, 11,033 है, ये किसमें है, तो ये आपका प्रशांत महासागर में। और ये कहां पर है, फिलीपींस देश के पास है। किस देश के पास है, फिलीपींस देश के पास है। क्लियर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रक्त का रंग लाल किस कारण होता है? ऑप्शन फर्स्ट है मैग्नीशियम के कारण, ऑप्शन सेकंड है कैल्शियम के कारण, ऑप्शन थर्ड है हीमोग्लोबिन के कारण, और ऑप्शन फोर है विटामिन के कारण। तो याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है, रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मैं आपको बता दूं कि रक्त में विटामिन के भी पाया जाता है, विटामिन के भी रक्त में पाया जाता है। और जो हीमोग्लोबिन है ना, ये हीम प्लस ग्लोबिन कंपाउंड में टूटता है, और जो हीम होता है इसमें एफी या लोहा होता है। क्या होता है, लोहा होता है, और इसके कारण ही रक्त लाल होता है। ये रक्त की बात की जाए तो रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान, पावर ऑफ हाइड्रोजन, रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। इसका अर्थ यह है कि रक्त कैसा है, रक्त क्षारीय है। क्लियर है ना, रक्त कैसा है, क्षारीय है। उसके अलावा यदि बात की जाए तो जो मनुष्य में जो रक्त की मात्रा होती है, मनुष्य में रक्त की मात्रा, रक्त की मात्रा उसके भार का, मात्रा उसके भार का, उसके भार का कितनी होती है, 7 से 8% होती है। मेरा कहने का मतलब यह है, यदि मेरा जो वजन है या वेट है वो अगर 60 किलोग्राम है तो इसका 7% या 8%। तो अगर 60 किलोग्राम का अगर 8% निकालोगे तो आप कितना हो जाएगा, 8 छक्के 48, 4.8। तो मतलब मेरे अंदर 4.8
लीटर ब्लड है। क्लियर है ना? तो जिस मनुष्य का भार होता है उसका 7 से 8% रक्त की मात्रा होती है। अब अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, जो ये ब्लड होता है, ब्लड या रक्त होता है, इसमें से प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा, और इसमें कणिकाएं होती हैं या कॉर्पल होती हैं। क्या होती हैं? कॉर्पल। प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है और कणिकाएं होती है वो 45% होती हैं। कणिकाओं में भी 3 होती हैं, एक आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पल्स, एक डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स, और एक होती हैं प्लेटलेट्स। क्या होती हैं? प्लेटलेट्स होती हैं। याद रखना इस बात को। तो रक्त कैसे मिलकर बना होता है? प्लाज्मा और कणिकाएं। प्लाज्मा होती है 55% पूछा जाता है, कणिकाएं 45% होती हैं, और या कॉर्पल्सेस कहते हैं इनको इंग्लिश में, तो रेड ब्लड कॉर्पल्सेस, व्हाइट ब्लड डब्ल्यूसी व्हाइट ब्लड कॉर्पल्सेस, और प्लेटलेट होती हैं, जो कहते हैं कि प्लेट कम हो गई, वो यही होती हैं। क्लियर है ना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस जनपद की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? क्या पूछ रहा है कि नेपाल से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नहीं लगता है? ऑप्शन फर्स्ट महाराजगंज, ऑप्शन सेकंड सिद्धार्थनगर, ऑप्शन थर्ड श्रावस्ती, और ऑप्शन फोर रायबरेली। तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फोर है। रायबरेली जो है वो, उसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है। नेपाल की बात की जाए तो नेपाल से उत्तर प्रदेश के 7 जनपद लगते हैं। कितने लगते हैं? उत्तर प्रदेश के 7 जनपद लगते हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जनपद लगते हैं नेपाल से। और कौन कौन से लगते हैं इसमें बात की जाए तो पहले नंबर पर पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, उसके अलावा यदि बात की जाए तो बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, उसके अलावा यदि बात की जाए बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। आप लोग देखोगे 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लियर है ना? तो इसमें से आप लोग देख रहे हो कि महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है, श्रावस्ती, और कौन सा नहीं है? रायबरेली नहीं है। तो यही पूछा गया कि किसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है? नहीं पूछा गया, क्या नहीं लगती है? तो किसकी नहीं लगती है? रायबरेली की नहीं लगती है। क्लियर है ना? कितने जनपद लगते हैं? 7 जनपद लगते हैं। अगर बात की जाए तो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जनपद है सबसे। क्लियर है ना? और सबसे छोटे की बात की जाए, सबसे छोटा जो जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो आपका हापुड़ है। क्लियर है ना? हापुड़ है, याद रखना, हापुड़ है। क्लियर है? और मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला या पूर्वी जनपद है वो है बलिया। कौन सा है? बलिया। और सबसे पश्चिमी जो जिला है वो आपका कौन सा है? आप सब लोग जानते हो, शामली है। और सबसे उत्तरी जनपद या उत्तरी जिला की बात की जाए तो सहारनपुर है। और सबसे दक्षिणी जिला की बात की जाए तो वो आपका सोनभद्र है। कौन सा है? सोनभद्र है। और सोनभद्र ऐसा जनपद है, इसकी 4 राज्यों से सीमा लगती है। कितने? 4 राज्यों से सीमा लगती है। क्लियर है ना? और वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? 4 राज्यों की यदि बात की जाए तो मैं बता दूं, यहां पर नाम लिख देता हूं, बिहार, छत्तीसगढ़, और आपका झारखंड, और एक आपका रह गया मध्य प्रदेश। तो ये 4 राज्य हैं, 2 ये और 2 ये, इनकी सीमा सोनभद्र से लगती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट जमुना, ऑप्शन सेकंड पद्मा, ऑप्शन थर्ड मेघना, और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। यदि गंगा नदी की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि यह, ऐसे समझो, देखो इसे ध्यान से, मेरा कहने का मतलब यह है कि ये यहां गंगोत्री है, ये गंगोत्री के
गोमुख से, गंगोत्री के गोमुख से भागीरथी निकलती है। कौन निकलती है? भागीरथी निकलती है। उसके अलावा ये आपकी है मंदाकिनी, मंदाकिनी, और ये है आपकी अलकनंदा। ये कौन सी है? अलकनंदा। तो याद रखना, जहां से मंदाकिनी निकलती है उसे केदारनाथ कहते हैं, केदारनाथ कहते हैं, और जहां से अलकनंदा निकलती है उसे सतोपथ हिमालय, सतोपथ हिमालय, या यही बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ कहते हैं। क्या कहते हैं? बद्रीनाथ कहते हैं। तो याद रखना, जहां पर मंदाकिनी और आपकी अलकनंदा मिलती है उस स्थान को कहते हैं रुद्रप्रयाग। क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग कहते हैं। और जब भागीरथी यहाँ की मिलती है, भागीरथी और इनकी संयुक्त धारा मिलती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? देवप्रयाग कहते हैं। क्लियर है ना? क्या कहते हैं? देवप्रयाग। और यहीं से इनकी जो संयुक्त धारा है ये गंगा के नाम से जानी जाती है। क्लियर है ना? ये किसके नाम से जानी जाती है? गंगा के नाम से जानी जाती है। तो गंगा का ये उद्गम स्थल गंगोत्री होगा, और ये ऐसे बहती हुई जाती है। और गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। क्लियर है ना? 2525 किलोमीटर है, और यह भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है, भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है। क्लियर है ना? 5 राज्यों से होकर बहती है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है। गंगा को ही फिर बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरती हैं? ऑप्शन फर्स्ट है एशिया महाद्वीप, ऑप्शन सेकंड है अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन थर्ड है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, और ऑप्शन 4 है यूरोप महाद्वीप। तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है अफ्रीका महाद्वीप। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये आप सब लोग जानते हो कि ये मैंने पृथ्वी बना ली, और यदि बात की जाए तो पृथ्वी के बीचों बीच से काल्पनिक रेखा गुजरती है जो हम जीरो अक्षांश कहते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। उसके अलावा यदि बात की जाए तो विषुवत रेखा का जो उत्तरी भाग हो जाता है इसे हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और ये जो हो जाता है इसे हम लोग कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर है ना? अब उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अक्षांश पर एक रेखा गुजरती है जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। ये कर्क रेखा हो गई। और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 अक्षांश पर एक रेखा गुजरती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। क्लियर है ना? तो याद रखना, ये तीनों रेखाएं जो गुजरती हैं वे किस महाद्वीप से? तो वो अफ्रीका महाद्वीप से होकर ही गुजरती हैं। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। क्लियर है ना? याद रखना इस बात को, ये बहुत इंपोर्टेंट और पूछा भी जाता है। अब मैं आपको बता दूं, यहीं पर एक पॉइंट और आप समझ सकते हो, वो यह है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही। कौन सी? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। वैसे ही विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कांगो, कांगो ये जायरे नदी, या जायरे नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है ऐसे। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। याद रखना, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी एमपी भारत की है, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली कांगो या जायरे नदी है और ये अफ्रीका महाद्वीप की है, और लिम्पोपो नदी भी अफ्रीका में ही है और ये भी मकर रेखा को 2 बार काटती है। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विजयनगर साम्राज्य में प्रथम वंश था। ऑप्शन फर्स्ट संगम वंश, ऑप्शन सेकंड सुलभ वंश, ऑप्शन थर्ड तुलुव वंश, और ऑप्शन 4 अराविड वंश। तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है संगम वंश। विजयनगर साम्राज्य की बात की जाए तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर व बुक्का ने की थी। क्लियर है? किसने की थी? हरिहर व बुक्का। और इन्होंने सबसे पहला जो विजयनगर पर पहला वंश था वो संगम वंश था। और संगम वंश इसका नाम क्यों रखा? क्योंकि हरिहर व बुक्का के पिता का नाम, हरिहर व बुक्का के पिता का नाम क्या था? संगम ही था। क्लियर है ना? इसलिए विजयनगर पर पहले वंश का नाम क्या पड़ा? संगम वंश पड़ा। जब 1336 में हरिहर व बुक्का ने की थी, तो मैं आपको बता दूं उस समय दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश में भी मोहम्मद बिन तुगलक का समय था। कौन था?
मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक के समय, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक की बात की जाए तो 1325 से 51 तक इसका समय था, और इन्होंने कब स्थापना की है? 1336 में। उसके अलावा यदि बात की जाए तो हरिहर व बुक्का के गुरु का नाम था विद्यारण्य। क्या था? विद्यारण्य इनके गुरु का नाम था। और महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब हरिहर बुक्का ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, और जो विजयनगर साम्राज्य है ये कहां पर है? तो ये हम्पी कर्नाटक। कहां? हम्पी कर्नाटक। क्लियर है ना? हम्पी कर्नाटक इसकी राजधानी थी, या ये वहीं पर स्थित है। और यह किस नदी के सहारे स्थित था? नदी की बात की जाए तो तुंगभद्रा नदी। क्लियर है ना? तुंगभद्रा नदी। क्लियर है ना? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। संगमवंश, फिर सुलभ, फिर तुलुप, फिर अराबिडो, ये क्रम से ही है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंकलाब जिंदाबाद किसका नारा था? ऑप्शन फर्स्ट भगत सिंह का, ऑप्शन सेकंड सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन थर्ड महात्मा गांधी, और ऑप्शन फोर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। भगत सिंह ने ही इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इंकलाब जिंदाबाद। अब मैं आपको बता दूं कुछ और महत्वपूर्ण फेमस नारे हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस का है दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। उसके अलावा तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये किसके फेमस हैं? ये फेमस हैं आपके सुभाष चंद्र बोस के। महात्मा गांधी की जब बात की जाए तो हे राम, हे राम, भारत छोड़ो, हे राम, भारत छोड़ो, और करो या मरो, डू एंड डाई, करो या मरो। क्लियर है ना? ये इनके हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात की जाए तो आराम हराम है, आराम हराम है। क्लियर है ना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। भगत सिंह ने ही इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? वह यह पूछ रहा है कि जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय उनके न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन फर्स्ट 9 वर्ष, ऑप्शन सेकंड 7 वर्ष, ऑप्शन थर्ड 6 वर्ष, और ऑप्शन फोर 5 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है 9 वर्ष। क्लियर है ना? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष। जबकि हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट होता है उनका कोई कार्यकाल समय फिक्स नहीं होता कि 2 साल 3 साल, ऐसा नहीं होता, बल्कि अधिकतम होता है कि 65 वर्ष तक आप रिटायरमेंट हो जाओगे। लेकिन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितना होता है? 9 वर्ष होता है। अगर बात की जाए तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है कहां पर, तो मैं आपको बता दूं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द हेग में है। कहां पर है? द हेग में है, नीदरलैंड। क्लियर है ना? द हेग है, नीदरलैंड। क्लियर है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या रहती है वो कितनी रहती है? वो 15 रहती है। क्लियर है ना? उसके अलावा यदि बात की जाए तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अब तक भारत के 3 न्यायाधीश चुने जा चुके हैं। 3 न्यायाधीश चुने जा चुके हैं, अलग अलग समय पर चुने जा चुके हैं। अलग अलग समय पर अगर बात की जाए तो जैसे पहले 1952 में थे, और वो थे राव। कौन थे? राव थे। दूसरे की बात की जाए तो 1989 में वो थे पाठक, वो थे पाठक। और अगर तीसरे की बात की जाए तो 2012 में दलवीर भंडारी। कौन थे? दलवीर भंडारी। और इनके बाद कोई भी भारत की ओर से अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कोई भी न्यायाधीश नहीं चुना गया। क्लियर है ना? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। क्लियर है? अब अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बच्चों मेरी क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। क्लियर है ना? और लास्ट क्वेश्चन है आपका, सार्क का मुख्यालय कहां स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट काठमांडू, ऑप्शन सेकंड ढाका, ऑप्शन थर्ड जकार्ता, और ऑप्शन फोर मनीला। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है काठमांडू। सार्क की बात की जाए तो SAARC लिखते हैं। क्या लिखते हैं? SAARC लिखते हैं। और यदि बात की जाए SARC की तो इसकी फुल फॉर्म होती है साउथ साउथ एसोसिएशन एसोसिएशन साउथ एसोसिएशन ऑफ एशियन एशियन रीजनल कॉरपोरेशन, रीजनल कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन। क्लियर है ना? ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अगर बात की जाए सार्क की स्थापना 1985 में की गई थी।
कब की गई थी? 1985 में की गई थी और ये ढाका में की गई थी। तब उस समय सदस्य देश 7 थे। कितने थे? तब उस समय सदस्य देश 7 थे। लेकिन 2014 में अफगानिस्तान को सम्मिलित कर लिया गया और फिर इस प्रकार 8 सदस्य देश हो गए। और 8 वर्तमान में कौन कौन से हैं? यदि नाम बात की जाए तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश और मालदीव। ये वर्तमान में सदस्य देश हैं किसके? सार्क के। क्लियर है ना? याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर काठमांडू। जकार्ता में बात की जाए तो आसियान का मुख्यालय, ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और मनीला में बात की जाए तो जो मनीला फिलीपींस में पड़ता है, यहाँ ADB का मुख्यालय, ADB, एशियन डेवलपमेंट, या हम कह सकते हैं एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। बच्चों, मेरी क्लास आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों, जय हिंद, जय भारत।